नमस्कार। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में जाना कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में बहुत सारे सवालों पर चर्चा की गई, उसी तरीके से आज के इस दूसरे पार्ट में हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों और उनसे संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देर के आज हम ये इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। और हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लिया था, यानी 70 सवालों को सॉल्व किया था। आज उससे आगे के सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 71 वाला जो सवाल है उसमें देखिए, अमीर खुसरो की निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, यानी अमीर खुसरो की कौन सी रचना अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित है? तो उसका नाम है खजानुल फतूह। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो की जो रचना है खजानुल फतूह, वो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में बताती है। जैसा कि आपको पता है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, यानी उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त प्रदान था। बाकी भी रचनाएं भी, नोहे सिपीहर, मिफ्ताह उल फतूह, किरान उस सदाइन, ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। लेकिन एक भी ध्यान रखेंगे, खजान उल फतूह, इसी में उसका अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का जिक्र है। 72 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो किसने अपनी बहुजातीय सेना, जिसमें बहुत सारी जाति के लोग या बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे संप्रदायों के लोग शामिल होते थे, तो उसमें हिंदुओं को भी शामिल करने वाला ऐसा शासक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी सम्मिलित किया था। 73वां सवाल है जो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? तो आपको पता है कि देवल खिजर ख़यानी या देवल खिजर ख़यानी जो उसकी रचना है, वो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां और देवल लानी की प्रेम कहानी से संबंधित है। तो ये रचना तो अमीर खुसरो की है। इजाज उल खुरसवी, ये भी खुसरो की रचना है। पंजगंज, ये भी। और किताबुल हिंद जो है, ये उसकी रचना नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, ये उसकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये अलबरूनी की रचना है। ये अलबरूनी की रचना है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो किताबुल हिंद, क्योंकि ये अलबरूनी की रचना है। अगला सवाल अलबरूनी से है। अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं से लेकर 11वीं सदी तक उत्तर भारत में शासन किया? तो अलबरूनी अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखता है कि कुषाणों के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 10वीं से लेकर 11वीं सदी तक भारत पर शासन किया, और वो हैं हिंदुशाही शासक। हिंदुशाही शासक भारत के उत्तर पश्चिम में निवास करते थे, या उत्तर पश्चिम में रहते थे। उत्तर पश्चिम में रहते थे। और जो आपने सुना होगा जयपाल, उसका बेटा आनंदपाल, ये सब जब गजनवी इन पर आक्रमण करता है, वो सभी क्या हैं? हिंदुशाही शासक हैं। अगला देखिए 75 वाला सवाल, मदरसा-ए-मुअज्जी का निर्माण किसने कराया था? मदरसा-ए-मुअज्जी, ये जो मदरसा-ए-मुअज्जी है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। लेकिन किसकी स्मृति में पूछ ले तो मुअज्जुद्दीन गौरी, यानी किसकी स्मृति में? मोहम्मद गौरी की स्मृति में, यानी मोहम्मद गौरी को ये समर्पित था। यानी मोहम्मद गौरी के सम्मान में ये मदरसा-ए-मुअज्जी, यानी एक मदरसा खोला था जिसको मदरसा-ए-मुअज्जी नाम दिया गया। और वो कब खोला गया? इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में खोला। और वो किसको समर्पित है, या किसके स्मृति में, या किसके सम्मान में खोला था? तो मोहम्मद गौरी के। अगले देखिए, अगला जो सवाल है 76, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों में कथन व कारणों में, ठीक है, कथन और कारणों को समझिए और इस तरह से आंसर देना है। कथन और कारणों को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले कहा गया बलबन ने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बलबन ने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। आगे देखिए क्या है दूसरा स्टेटमेंट, देखिए उससे पता चलेगा। पहले तो उसने कहा कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया था, बिल्कुल। दूसरा वो कथन है, स्टेटमेंट है। क्या इसका कारण यह था कि वो अपने ताज में प्रतिष्ठित, या अपनी ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि चाहता था, यानी अपनी राजकीय पद पर, उस पर वो क्या और चाहता था? और सम्मान चाहता था, बिल्कुल। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका मतलब इसका ए आंसर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की व्याख्या आर करता है, या ए की सही व्याख्या आर है। ये ठीक हो गया, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी। कथन कौन सा था? कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत परिभाषित किया, बिल्कुल किया। किस लिए किया?
क्योंकि वो अपने राजकीय पद पर क्या चाहता था, और ज्यादा उसको प्रतिष्ठित करना चाहता था, फेमस करना चाहता था, इसलिए। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा था? कल भी आपको कल की क्वेश्चन सीरीज में बताया था कि चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर किया था। उसका बेटे का नाम था खिज्र खां। तो जब चित्तौड़ अभियान हुआ, चित्तौड़ अभियान को जीतने के बाद उसने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया और खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखिए, ये अगली सवाल ये है, मोहम्मद तुगलक की निम्नलिखित 4 योजनाओं को प्रारंभ, इनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सही क्रम में लगाने के लिए आपको इनका समय काल पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि है, 1325-26 में दोआब में कर वृद्धि हुई थी। राजधानी परिवर्तन 1326-27 में हुआ है। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा जो है वो 1329-30 में, सांकेतिक मुद्रा तांबे और कांसे की जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। खुरासान अभियान 1331 के आसपास है। तो आप क्रम से देख लीजिए, पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 1 दोनों में है अभी तक, फिर चौथा। तो ये सही आंसर होगा, पहले 2, फिर 1, फिर 4 और फिर लास्ट में 3। खुरासान अभियान सबसे लास्ट में है, तो ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूला था। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने उपज का, कुल उत्पादन का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूला था। कहां से वसूला होगा ये? तो ये वसूला, पहली बात देखिए इसको समझना ऐसे, जागीर भूमि से इतना कम टैक्स तो नहीं वसूल सकता, आपको भी पता है, क्योंकि जागीरदारी के तौर पर दी गई भूमि अच्छी खासी भूमि होती है, तो उससे अच्छा उत्पादन होता है, तो वहां से रेवेन्यू भी अच्छा खासा वसूला जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, सीधी बात है। खालिसा भूमि, यानी जिसको खालसा भूमि कहा जाता है, ये राजा की भूमि है, इससे टैक्स का मतलब नहीं बनता, ये राजा की भूमि होती थी, इससे टैक्स का सवाल नहीं बनता। ऊसरी भूमि, ये अनुपजाऊ होता था, अनुपजाऊ, यानी इसमें उत्पादन अच्छा नहीं होता था। और ये मदद मास, मदद मास कई बार सवाल आता है कि मदद मास क्या है, तो इसको कहा जाता है कि इसको दान में दी गई, दान की गई कर मुक्त भूमि को मदद मास कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में। दान की गई कर मुक्त भूमि जो है उसको मदद मास कहा जाता था। ठीक है, वक्फ पे, इदरार, इनाम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मदद मास के अंतर्गत, मदद मास के अंतर्गत वक्फ, इदरार, इनाम, ये सभी भूमि इसी के अंतर्गत है। तो दान दी गई भूमि, इससे टैक्स होगा नहीं, ये राजा की भूमि है, इससे भी टैक्स नहीं होगा। ये जागीर भूमि है, यहां से ज्यादा वसूलेगा। तो ये जो ऊसरी भूमि है, ऊसर भूमि, ऊसर भूमि कैसी भूमि को कहते हैं? अनुपजाऊ, जो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। तो ज्यादा उपजाऊ नहीं होगा, सीधी सी बात है, वहां टैक्स भी कम वसूला जाएगा जब उत्पादन ही ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऊसरी भूमि। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80 वाला सवाल देखिए, एक कथन है और एक कारण है, दोनों में मिलान देखिए किस तरीके से, एक कथन है और दूसरा कारण। नंबर 1 कथन, अलाउद्दीन ने एक सीरी दुर्ग या सीरी किले का निर्माण किया था। बिल्कुल, दिल्ली में सीरी दुर्ग का निर्माण किया था। और कारण क्यों किया था? कारण, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित चाहता था। बिल्कुल, उसने सीरी नामक दुर्ग जो बनाया था वो मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए ही बनाया था, और कुछ समय के लिए सीरी दुर्ग को अपनी राजधानी तक बनाया था। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर है। इसका मतलब दोनों ये स्टेटमेंट क्या है, या कथन भी सही है और उसका रीजन भी, कारण भी सही है। अब देखिए 81 वाला सवाल, इनको सही कालक्रम में लगाना है, इनको सही कालक्रम में लगाना है। तो सही कालक्रम में देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता रहना चाहिए, ऐबक ने बनाया है। दीन पनाह भवन हुमायूं ने बनाया है। अलाई दरवाजा आपको पता है किसने बनाया है, और अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने बना रखा है। और बुलंद दरवाजा अकबर ने बना रखा है। तो आप क्रम से लगा लीजिए, सबसे पहले कौन है इसमें? ऐबक है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 4, 1 के बाद 4 आएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आता है। ऐबक गुलाम वंश का, फिर खिलजी वंश का ये आ गया। उसके बाद हुमायूं, 1 4, फिर हुमायूं 2, फिर 3, बुलंद दरवाजा अकबर लास्ट में। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, इस तरीके से। सल्तनत काल में गया विहार, गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में
एक सुल्तान का नाम 2 बार उल्लेखित हुआ है, और वो शासक कौन है जिसका नाम गया में एक सूर्य मंदिर के शिलालेख में है 2 बार, तो फिरोज तुगलक का है। ठीक है, फिरोज तुगलक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा घोषित किया था, या उम्दा उल निस्वा लिखवाया था, खुदवाया था? तो वह है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा उल्लेखित है। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो आदर्श मुसलमान गुणों का उल्लेख फतवा-ए जहांगीरी में किया है, और फतवा-ए जहांगीरी में किसने किया है? बरनी ने किया है। ठीक है, बरनी ने। और आदर्श सुल्तान किसको बताया है? फतवा-ए जहांगीरी में बरनी ने आदर्श सुल्तान के गुणों का उल्लेख किया है, और फिरोज तुगलक के बारे में यहाँ पर उसको आदर्श सुल्तान कहा है। हालांकि उसने तारीख फिरोज शाही में भी इसका वर्णन किया है, लेकिन यहाँ तारीख फिरोज शाही नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल 85, पृथ्वीराज को यानी पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ये स्टेटमेंट किसका है? ये हसन निजामी का स्टेटमेंट है। 3 लोगों का स्टेटमेंट फेमस है इसके संबंध में। हसन निजामी कहता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो उसके बाद उसको अजमेर ले जाया गया, कुछ समय तक उसको वहां पर शासन करने दिया गया मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ रहकर। मिनहाजुल सिराज कहता है कि उसको पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर दी, जबकि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी चंद बरदाई कहता है कि पराजित होने के बाद पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां उसको अंधा कर दिया गया, और बाद में शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो 3 के स्टेटमेंट फेमस हैं। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये हसन निजामी का होगा। ठीक है, 86 वाला देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहां थी? हिंदू शाही राज्य वही जिसका राजा जयपाल हुआ करता था, तो इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी उद्भांडपुर। ठीक है, पंजाब प्रांत यानी लाहौर कहीं पर उल्लेखित मिलेगा आपको, पंजाब प्रांत उस समय का, तो उद्भांडपुर राजधानी थी, मुल्तान और लाहौर के आसपास। अगला, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया, यानी इसका आविष्कार कहां हुआ? तो भारत में। अमीर खुसरो कहता है कि शतरंज का खेल भारत में आविष्कार हुआ इसका। अगला, तुर्कों की भाषा या तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी है। तुर्कों की पूछे या मुगलों की पूछे, तो मुगलों की भी राजकीय भाषा क्या है? फारसी है, और तुर्कों की भी। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेंगे। अगला सवाल देखिए 89, सल्तनत काल में रावत-ए अर्ज की पदवी किसे दी गई थी? तो रावत-ए अर्ज आपको पता है ये इमादुल मुल्क को, और रावत-ए अर्ज किसको कहते हैं? दीवान-ए अर्ज को ही, दीवान-ए अर्ज। बलबन ने एक विभाग बनाया था, एक सैन्य विभाग बनाया था, और उसी सैन्य विभाग को दीवान-ए अर्ज या दीवान-ए आरिज कहा जाता था, और वो दीवान-ए आरिज विभाग का पहला प्रमुख जो बनाया गया वो बलबन ने किसको बनाया? इमादुल मुल्क को बनाया। तो रावत अर्ज या दीवान अर्ज की उपाधि किसको दी बलबन ने? तो किससे दी गई थी? इमादुल मुल्क को। 90 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है? तो कौन सी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है? तो खजानुल फतूह की है, तारीख अलाइबी की है, तुगलक नामा भी की है, ताजुल मासिर नहीं की है, क्योंकि ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी की रचना है। ठीक है, हसन निजामी की रचना है, तो ये रचना नहीं होगी इसकी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की थी? व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की थी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला फिरोज तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जितने भी कारखाने बने थे उन सब में फिरोज तुगलक ने व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम लागू कर दिए थे। अगला सवाल, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बरूनी है। ठीक है, अल-बरूनी गीता का अध्ययन करने वाला, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम जो है वो अल-बरूनी है, जो गजनवी के समय भारत आया है। ठीक है, महमूद गजनवी के समय भारत आया है, ये भी ध्यान रख लेंगे। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला है व्यक्ति अमीर खुसरो। ठीक है, अगला, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम क्या था? तो 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था मंसूरा। ठीक है, तो ये भी आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 95, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में इसके साथ गया था? तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने खुद दक्षिण अभियान नहीं किए हैं, बल्कि इसके जो दक्षिण अभियान है वो मलिक काफूर ने किए हैं, जिसको गुजरात अभियान से खरीदा गया था, किन्नर था जो ये।
तो मलिक काफूर के साथ जो गया था वो व्यक्ति था अमीर खुसरो। यानी सवाल जैसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में इसके साथ कौन गया था, यानी मलिक काफूर के कहना चाह रहा है वो, तो अमीर खुसरो गया था। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा था, ठीक है, जिसने दोआब की आर्थिक स्थिति को समझा था या आर्थिक क्षमता को समझा था, वो इल्तुतमिश है। इसने दिल्ली के आसपास के जितने भी दोआब के क्षेत्र हैं, यानी नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, तो वो दोआब के क्षेत्र के महत्व को समझा था और यहां पर 200 इक्ताएं क्या कर दी थी, निर्धारित कर दी थी। 200 इक्ताएं निर्धारित कर दी, यानी 200 इक्ताओं का, छोटी छोटी इक्ताओं का निर्माण किया और वहां सैन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी। तो सबसे पहले दोआब के आर्थिक महत्व को किसने समझा है, तो इल्तुतमिश ने समझाया है और इसके लिए उसने 2000 इक्ताएं गठित की थी। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम क्या था? गल्ला बाजार मतलब अनाज मंडी। अनाज मंडी का पहला नियम पता है आपको, बाजार नियंत्रण प्रणाली कितनी फेमस है अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका पहला अधिनियम है कि सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, ठीक है। तो सबसे पहले उसने सभी जितने भी अनाज, यानी गल्ला बाजार यानी अनाज मंडी के जो जितने भी चीजें वहां मिलती थी, उन सब चीजों के उसने रेट क्या कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। तो यही उसका पहला अधिनियम है इसका, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी में अति विश्वसनीय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 खान, 4 प्रमुख सेनापति थे, वो कौन कौन थे? अल्ब खां था, बिल्कुल, उलूग खां भी था, नुसरत खां भी था और जफर खां। जफर खां को मंगोल आक्रमणों के लिए भेजा, खासतौर पर मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए जफर खां योजना बनाता था। उलूग खां और नुसरत खां से ज्यादातर उत्तर अभियान कराए हैं, उत्तर भारत अभियान, गुजरात, रणथंभ और ये वाले अभियान जो है, इससे इन दोनों से कराए हैं। अल्ब खां को गुजरात अभियान के बाद क्या बना दिया था, गुजरात का प्रांतपति बना दिया था। तो ये 4 प्रमुख हैं और बाद में आपको पता है जब एक और हो जाएगा वो होगा मलिक काफूर। अगला देखिए, निम्नलिखित किस सल्तनत के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? तो सल्तनत काल का ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया, वो नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के अमीर वर्ग यानी जो शासकीय वर्ग है, इसके अलावा जो उलेमा वर्ग है, यानी इस्लाम में जो, जैसे हिंदुओं में ज्योतिष पंडित होते हैं वैसे ही इस्लाम में उलेमा होते हैं, तो उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग, हिंदू अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए उसने, ठीक है, बहुत सारी रियायतें दे दी, बहुत सारी छूट दे दी, यहां तक कि वो खुद घूसखोरी को प्रोत्साहित करता था। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? फिरोज तुगलक। अगला सवाल देखिए, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक जो था वो खुसरो मलिक था। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 से 1/11 से अधिक नहीं किया जाएगा? उसने ये लिमिट बना दी कि भू राजस्व जो है, खिराज, यानी वो 1/10 से 1/11 इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, यानी कुल उपज का 10वां हिस्सा लिया जाएगा। तो ये व्यक्ति देखो, अलाउद्दीन खिलजी हो नहीं सकता क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 50% किया था। फिरोज तुगलक के समय खिराज एक 1/3 था, सिकंदर लोदी के समय भी लगभग 1/3 था। तो गियासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर हो गया। गियासुद्दीन तुगलक बहुत उदार प्रवृत्ति का क्या था, शासक था, जिसने कृषक सुधार के लिए, कृषक कल्याण के लिए बहुत कार्य किए हैं और वो ज्यादा एकदम से बहुत कठोर नियम कानूनों वाला नहीं था, बल्कि उदार था, इसीलिए उसने ऐसे नियम बनाए हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला अमीर खुसरो है, ठीक है। बलबन से लेकर गियासुद्दीन तक का शासन, उनके सभी का शासनकाल देखा है, तो व्यक्ति है कौन? अमीर खुसरो। अगला सवाल देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन है? तो सबसे पहले दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, क्योंकि गुलाम वंश का पहला शासक ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से, यानी लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बाकी जो अन्य जो गौरी के गुलाम थे वो स्वतंत्र शासन कर रहे थे। जब इल्तुतमिश आया तो उसने बाकी गुलामों को पराजित किया और दिल्ली में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी इल्तुतमिश ही है। अगला सवाल देखिए, सोनधार शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय हुआ? तो आपको कल भी बताया था पिछली सीरीज में कि तकाबी और सोनधार नामक ऋण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे। तकाबी और सोनधार नामक ऋण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम बहराइच के एक सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ साथ वो अजमेर की दरगाह भी गया था, इसके साथ साथ वो अजमेर की
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां भी वो गया था। और मुगलों में अजमेर शरीफ जाने वाला कौन है? अकबर है। मुगलों में अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जाने वाला मुगलों में कौन है? अकबर है। तो इस तरह से आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं इनका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? तो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाला कौन है? ऑप्शन देखिए, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द और चौथा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर है। ठीक है, अमीर खुसरो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित फारसी कवियों में किसे भारत का सादी कहा जाता है? सादी कहा जाता है गजल प्रिय जो होता है, गजलों की प्रसिद्धि के कारण सादी कहा जाता है, यानी गजलों में जिसने प्रसिद्धि पाई हो, यानी जिसके गजल फेमस हो उसको सादी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अमीर हसन। आपको पता है अमीर हसन और अमीर खुसरो सबसे पहले ये बलबन के दरबार मतलब बलबन के शासनकाल में रहे हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर हसन इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तानों में किस सुल्तान ने गुलरुखी नाम से अनेक कविताएं लिखी? गुलरुख या गुलरुखी? गुलरुखी आपको पता है सिकंदर लोदी। ठीक है, एकदम गुलाबी चेहरे का था वो, इसलिए उसकी जो रचनाएं हैं उन्होंने अपने ही गुलरुखी नाम से लिखी। गुलरुखी मतलब होता है गुलाबी चेहरा। गुलाबी चेहरा था किसका? सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है, उसके सौंदर्य के बारे में वर्णन किया जाता है कि उसका गुलाबी चेहरा था, तो उसी ने उसी नाम से रचनाएं लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन शुरू हो गया। गैर इस्लामिक प्रथा यानी फारसी रिवाजों का प्रचलन। तो फारसी रिवाजों का प्रचलन बलबन के समय जैसे सिजदा और पाइबोस की नीति चलाना, जैसे नवरोज उत्सव मनाना, ये सब चीजें, जैसे वसीया वसीहत लिखाना, ये सब फारसी रिवाज हैं। तो फारसी रिवाजों को सबसे पहले यानी गैर इस्लामी यानी फारसी रिवाजों को सबसे पहले बलबन ने उनको प्रचारित किया था। अगले सवाल देखिए, किसी शासक के बारे में कहा जा रहा है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 तक खुद और मुकद्दम अमीर हो गए। खुद और मुकद्दम कल की सीरीज में भी आया था। खुद और मुकद्दम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ग्रामीण स्तर के राजस्व अधिकारी हैं। ये दोनों ग्रामीण स्तर के राजस्व अधिकारियों को कहा जाता है। राजस्व अधिकारियों को कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण स्तर के राजस्व अधिकारियों को। तो 1357 तक ऐसी व्यवस्था किसने चलाई होगी? 1357 में जो शासन करेगा, सीधी सी बात है, फिरोज तुगलक का शासन बहुत उदार है, इसलिए उसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। उसकी प्रशासनिक नीतियां बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और इस समय जो ग्रामीण स्तर के राजस्व अधिकारी थे वो बहुत अमीर हो गए। एक दो उसमें बहुत रियायत दे दी, छूट दे दी, इस वजह से भी। अगले देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर मतलब पत्थर, खंडों में जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उनमें निम्नलिखित में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो इसका सही आंसर है हरिकेली। हरिकेली आपको पता है विग्रहराज चतुर्थ का नाटक है हरिकेली। चौहान वंश का एक शासक है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव कहा जाता है, उसी का एक नाटक है हरिकेली। उसमें वर्णन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनी है उसमें जो पत्थरों का प्रयोग हुआ है उसमें इसी के नाटकों का कुछ अंश लिखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना है वो इसी विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए एक संस्कृत, ठीक है, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। ठीक है, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, यानी 2.5 दिन में बन गया था, यानी उसका ऊपर का स्ट्रक्चर बदल दिया, मेहराब गुंबद शैली बना दिया, नीचे सेम टू सेम रहा। तो उसकी दीवारों पर आज भी विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली के नाटक के कुछ अंश लिखे हुए मिल जाते हैं, क्योंकि वो उसी ने बनाया था और उसी ने उस जो संस्कृत विद्यालय बनाया था उसने अपने नाटकों के अंश भी उसमें लिखवाए थे, तो जिसका प्रमाण आज भी मिल जाता है। तो इस तरीके से। तो अगला सवाल देखिए, सुल्तान मोइजुद्दीन यानी मोइजुद्दीन किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को कहा जाता है मोइजुद्दीन गौरी। तो गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कहां था? मुल्तान में था। कब? 1175 में। ठीक है,
अगला देखिए, टंकी, टंकी नहीं है, टंका पर होगा। टंका पर टकसाल का नाम यानी कहां छपता है उस टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा जिसने टंका चलाया है उसी ने यह प्रथा भी चलाई कि टंका पर यानी चांदी का जो टंका होता था उस पर टकसाल का नाम यानी जहां वो छपता था उसका नाम भी उल्लेखित होता था। तो ये व्यवस्था किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने ही टंका चलाया है और उसी ने यह नियम भी बनाया था। अगले देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति क्या पहन के आना पड़ता था? लाल वस्त्र, ये आपको पता है। इसके दरबार में भी न्याय की जंजीर हुआ करती थी, जैसे आपको मुगलों में जहांगीर के समय मिलेगी वैसे यहां पर, और न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करके आना पड़ता था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। अगला अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? यहां सरा मतलब शरीयत से है, यानी शरीयत मतलब मुस्लिम कानून। मुस्लिम कानून, तो ऐसा व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था और उसने कहा था भले ही उसने कहा ना मुझे कुरान का ज्ञान है, ठीक है, और ना ही मैं शरीयत कानून को मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी एक मुसलमान पैदा हुआ हूं। मैं ये नहीं जानता कि मेरे शासनकाल के अंतिम दिनों में खुदा मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, लेकिन मैं राजनीतिक मामलों में धार्मिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो ये किया था किसने? तो उसने, ये कौन है ऐसा व्यक्ति? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी यहां पर देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया किस आधार पर? आपको पता है, अभी बताया था ऊपर, अपने दरबार फारसी पद्धति पर। उसने खुद को अफरासिया वंश का बताया, सिजदा बाइबोस प्रथाएं चलाई, नवरोज उत्सव मनाया, ये सब चीजें। अगला देखिए, उसरी भूमि के स्वामी कौन होते थे? अभी आपको ऊपर बताया, ओसरी भूमि ऐसी भूमि होती थी जो अनुपजाऊ, कम उपजाऊ होती थी, तो यहां तुर्की मुस्लिमों को ये दी जाती थी। तुर्की आम लोगों को, तुर्की मुस्लिमों को, जो छोटे पदाधिकारी हैं उनको भी दी जाती थी। अगला, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किसने कराया था? तो शुरू तो इल्तुतमिश ने कराया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। फिरोज तुगलक ने फिर शुरू कर दिया है, तो ये भी ध्यान में रख लेना है। तो सबसे पहले इसको इल्तुतमिश से शुरू किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद किया है और इसको दोबारा शुरू किया है फिरोज तुगलक ने। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बंद करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कौन होता था? तो शाही सचिवालय का प्रधान दबीर ए मुबालिक होता था। शाही सचिवालय यानी राजकीय सचिवालय का जो प्रमुख होता था वो दबीर ए मुबालिक होता था। जैसे राजकीय पत्र व्यवहार करना हो, ठीक है, राजा के आदेशों को लिखवाना हो, ये सब काम कौन करता था? दबीर ए मुबालिक करता था। और राजकीय पत्र व्यवहार यानी राजा के पत्रों को इधर से उधर जो भेजने का काम है वो सब दबीर ए मुबालिक का काम होता था। अगला सवाल देखिए, प्रथम इलबारी शासक कौन था? तुर्कों की ही शाखा इलबारी थी और प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश था और प्रथम इलबारी वंश का शासक यही था। अगर द्वितीय इलबारी वंश पूछ ले, ये प्रथम इलबारी वंश का है और ये बलबन द्वितीय इलबारी वंश का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलबारी भी तुर्कों की ही शाखा थे, यानी तुर्क मुस्लिम ही थे। अगला सवाल देखिए, किस सुल्तान की माता वो पवित्र जनों को, किस सुल्तान की माता विद्वानों और पवित्र जनों को उपहार व दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की जो माता थी, क्या नाम था उसका? शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज की जो माता थी शाह तुर्कान, वो क्या करती थी? वो अपने राज दरबार में लोगों को उपहार व दान देने के लिए प्रसिद्ध थी, यानी इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पत्नी और रुकनुद्दीन फिरोज की माता। तो इसका आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध यानी मदिरा निषेध या जितने भी प्रकार के जो, ठीक है, नशीली पदार्थ हैं उन सब के पीछे उसने निषेध यानी प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो उसके पीछे क्या कारण थे? आर्थिक कारण, नैतिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण। तो इसके पीछे धार्मिक कारण, देखो धार्मिक पहलों को तो मानता ही नहीं था, इसलिए धार्मिक कारण तो हो नहीं सकते, ना नैतिक हो सकते ना आर्थिक, और ये कारण है राजनीतिक, यानी राजनीतिक कारणों से उसने ऐसा किया था। ठीक है, उसने कहा कि अगर राजकीय पदाधिकारी भी इस तरीके से मद में क्या रहेंगे, मस्त रहेंगे यानी नशे में चूर रहेंगे, तो राजकीय कार्य करेगा कौन ऐसे? तो इसलिए काम किया था। अगले देखिए, लोधियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था, यानी लोधी वंश के राजत्व सिद्धांत यानी राजा का सिद्धांत
जो था कैसे आधारित था, किस पर आधारित था? तो किसकी, मैंने कहा था कि लोदी भी अफगान है और शेरशाह सूरी भी अफगान है, तो अफगानों पर आधारित होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि लोदी अफगान है, तो इसका मतलब है अफगान सरदारों की समानता पर। तो लोदियों का राजत्व सिद्धांत, क्योंकि लोदी अफगान है इसलिए उनका सिद्धांत भी अफगानों के सिद्धांतों पर ही आधारित होगा। बाकी ऑप्शन क्या देखना, अगला देखिए, किसे किसे कुरान ख्वाह कहा जाता है? कुरान ख्वाह यानी कुरान का ज्ञाता, तो ये आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान ख्वाह, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, पील बख्श हाथियों का दान करने वाला, ये सब उपाधियां किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। एकता का आवंटन किसने प्रारंभ किया? ये सवाल है, एकता का आवंटन यानी बांटना, एकता का आवंटन किसने शुरू किया? तो देखो ऑप्शन में गौरी भी है, मोइनुद्दीन गौरी, और इल्तुतमिश भी है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप आंसर? ऐसी स्थिति में आप मोइनुद्दीन गौरी, क्योंकि सबसे पहले गौरी ने ही भारत में एकता प्रथा को क्या किया था, शुरू किया था, सबसे पहले गौरी ने ही। लेकिन गौरी की जो व्यवस्था थी एकता प्रथा, वो व्यवस्थित ढंग की नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत उसने की थी। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को ना हांसी का इक्तदार बनाया था। हांसी, हांसी हिसार में है, हरियाणा में है नहीं, तो हांसी का या हांसी का इक्तदार बनाया था। इसका मतलब उसने इक्तदारी व्यवस्था पहले से चला दी है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, यानी उसको सिस्टमैटिक तरीके से चलाने वाला जो है वो इल्तुतमिश है। जब दोनों ऑप्शन में आए और ये पूछ ले व्यवस्थित ढंग से चलाना, तो आप करेंगे इल्तुतमिश। अगर दोनों आ जाए ऑप्शन में और आ जाए कि शुरुआत किसने की है, बांटना किसने शुरू किया है, तो मोइनुद्दीन गौरी, यानी गौरी ने शुरू, मोहम्मद गौरी ने शुरू किया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, अलाउद्दीन के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार को प्रोत्साहित करना, शक्तिशाली सेना रखना, दुकानदारों को दंडित करना, या जन कल्याण? इसका सही आंसर है शक्तिशाली सेना रखना। आपको पता है अलाउद्दीन के समय सबसे ज्यादा 5 या 6 मंगोल आक्रमण हुए थे टोटल, तो 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। तो मंगोलों से बचने के लिए, मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए उसने एक सैन्य संगठन बनाया, यानी एक स्थायी सेना रखी, परमानेंट। तो जब स्थायी सेना रखी, तो स्थायी सेना रखने के लिए उसको आप क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, और इसके लिए उसने क्या किया? बहुत सारी आर्थिक नीतियां चलाई। जैसे उसने बकाया राशि की वसूली के लिए दीवानी मुस्तखराज विभाग बनाया, और बहुत सारे आर्थिक, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत उसने बहुत सारे विभाग बनाए। तो ये सब काम किए हैं। ये सब उसने क्यों किए हैं? क्योंकि उसको एक शक्तिशाली सेना चाहिए, और सेना को बिना पैसे दिए या बिना वेतन दिए ही काम थोड़े ऐसा हो तो सकता नहीं था। अगला देखिए, इतिहासकार मिन्हाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा? मिन्हाज सिराज। ये मिन्हाज वो है जो इल्तुतमिश के दरबार में रहता है, इसने दिल्ली का आदर्श सुल्तान, इसने किताब लिखी है, कल भी बताया था, तबकात नासिरी, तबकात नासिरी। और ये इसने किताब किस पर लिखी है? नासिरुद्दीन महमूद पर लिखी है, जो बलबन का दामाद था। उसने कहा कि नासिरुद्दीन महमूद टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, और इसके अलावा इसने अपनी कुरान की आयतें खुद लिखकर, अच्छा सुलेखक था ना, लिखता भी अच्छा था, तो इसने कुरान की आयतें लिखकर खुद बेची थी। मतलब इस तरीके से अपना जीवन यापन करता था, कुरान की आयतों को लिखकर और टोपी सिलकर। तो इसको एक आदर्श सुल्तान बताया उसने। ठीक है, और साथ साथ अगला सवाल देखिए, 128वां सवाल, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध करता था। कहने का मतलब जैसे आधुनिक फिल्मी कलाकार जो हैं, एक्टर जो हैं, ठीक है, उनके लिए जैसे कैसे जनता पागल हुई रहती है, इसी तरह से बलबन भी था, एक उत्तम अभिनेता की तरह प्रस्तुत आता था। तो ये इस स्टेटमेंट किसने कहा है उसके संबंध में? तो ये कहा है कि ए निजामी ने। अगला सवाल देखिए, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहां चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए भारत आए थे, तो वही आएगा जिसके जिसके विदेशी संबंध या विदेश संबंध अच्छे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है एक नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका ईरान, फारस, मिस्र, सीरिया और तमाम अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध हैं। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब है, तो वही इसमें इसका सही आंसर होगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों का दर्शन करने यहाँ आया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा है? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वही पे वैसे भी इल्तुतमिश ही है, ये आरपी त्रिपाठी ने कहा है। तो इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने ये कहा है। ठीक है, अगले देखिए, विवाह विभाग यानी मैरिज ब्यूरो स्थापित करने वाला शासक कौन है? तो मैरिज ब्यूरो बनाने वाला जो शासक है वो फिरोज तुगलक है। ठीक है, फिरोज तुगलक ने यह विभाग दीवाने खैरात विभाग के अंतर्गत बनाया था। आपको पता है दीवाने खैरात विभाग जो है वो फिरोज तुगलक ने बनाया है, जिसके अंतर्गत अनाथ, निर्धन और जो एकदम बेसहारा हैं ऐसे लोगों को वहां पर क्या किया जाता था। ठीक है, उनको मदद की जाती थी। ऐसे ही जो अनाथ हैं, बच्चियां हैं, जो उनके विवाह की जिम्मेदारी राजा खुद इस विभाग के अंतर्गत लेता था। तो ये विवाह विभाग दीवाने खैरात विभाग के अंतर्गत किसने स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। अगला 132वां सवाल, एक अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। आपको पता है जब दक्षिण अभियान किया था, दोबारा से दक्षिण अभियान किया था, देवगिरी अभियान किया था 1307-8 में, 1307-8 में जब अभियान किया था दक्षिण भारत में, तो इस दौरान राय रायन यानी क्या नाम है, रामचंद्र देव जो था वो पराजित हो गया था। और रामचंद्र देव पराजित होने के बाद उसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में रामचंद्र देव ने माफ़ी मांग ली अलाउद्दीन खिलजी से, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया और उसे राय रायन की उपाधि दी और एक स्वर्ण छत्र भेंट किया। इसके अलावा नौसारी का उसे जो क्षेत्र है उसकी जागीर दे दी। बदले में रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? इल्लपाली नाम था उसका, वो अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। तो ये जान लेना है कि किसको राय रायन की उपाधि दी अलाउद्दीन खिलजी ने? तो रामचंद्र देव, जो देवगिरी का शासक था। अगले देखिए, अगला सवाल, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की? तो किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत यानी स्वीकृति? तो ये सबसे पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी 1229 में बगदाद के खलीफा से। ठीक है, उस समय बगदाद के खलीफा का वर्चस्व था इस्लामी साम्राज्य में, तो उन्हीं के अंतर्गत बगदाद के खलीफा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्क चहलगानी या तुर्क चालीसा यानी 40 गुलामों के दल को उसका दमन कर दिया था, उसका समापन कर दिया था? तो बलबन ने। बलबन इसका सही आंसर है। ये तुर्क चहलगानी विभाग जो बनाया था, या जो ये गुलामों का दल जो बनाया था, संगठन, ये इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन इसको समाप्त करने वाला कौन है? बलबन है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बलबन। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? मैंने बताया था आपको दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी किस कार्य के लिए? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रणाली के बाद उसने यहाँ पर मसाहत प्रणाली चलाई, और सबसे पहले इक्तादारों ने जो अपने पास बकाया राशि रखी थी उसकी वसूली के लिए एक विभाग बनाया। इसी बकाया राशि की या बकाया लगान की वसूली के लिए उसने दीवाने मुस्तखराज विभाग बनाया था। अगला सवाल है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भूमि की माप की आज्ञा निरस्त करके, ठीक है, भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई, ठीक है, यानी बटाई प्रथा को फिर से अपना लिया था, तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने आपको पता है मसाहत प्रणाली चलाई थी, और इसने फिर से, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई उसका योग्य सेनापति, तो उसका वो योग्य उत्तराधिकारी तो था नहीं, बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसके बारे में आप तो जानते ही हैं। तो जब तुगलक वंश आया तो तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ने इस मसाहत प्रणाली को समाप्त कर, इसको हटाकर गल्ला बटाई, ठीक है, यानी उत्पादन के आधार पर क्या लेना? राजस्व लेना, ठीक है, उसे गल्ला बटाई कहा जाता है। तो वो पद्धति अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किस इतिहासकार ने कहा था कि अंत समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? अंत समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो ये उल्लेख करता है बरनी, ठीक है, बरनी तारीख फिरोज शाही में ये वर्णन करता है। हालांकि ये पुख्ता नहीं है, क्योंकि ठट्टा अभियान के समय मृत्यु हो गई थी एमबीटी की, ठीक है, तो अभियान के समय कहां से राजा घोषित करेगा ना वो, तो ये सत्य नहीं प्रतीत होता, फिर भी आप वर्णन इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं रखता है? तो आपको पता है दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रक होता था, बरीद मंडी ये वहां का मुखिया जो मंडी के निरीक्षक करेगा, ठीक है, सहनाई मंडी भी होता था, ठीक है, यानी जो मंडी का मुख्य प्रमुख नियंत्रक होगा वो। दरोगा मंडी कोई नहीं होता था, तो इसका मतलब दरोगा मंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। दरोगा मंडी कोई नहीं होता था उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली में, तो ये गलत है और बाकी सब सही है।
अगला देखिए, किस उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहां आए हुए लिखा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है शिहाबुद्दीन अल उमरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता। उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता, तो कौन व्यक्ति है? उलेमाओं। अभी बताया था, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग को खुश करने वाला तो फिरोज तुगलक है, लेकिन इनको नहीं मानने वाला जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था, इसलिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायक के रूप में सिक्के अंकित कराए थे? अपने सिक्कों पर इसका उल्लेख किया था और ख्वांग खलीफा नायब की उपाधि ली थी। तो तुगलक वंश के शासकों ने खलीफा नायब की उपाधि ली थी। सैयदुस सलातीन जिसको कहा जाता है, वो उपाधि ली थी। और तुगलक शासकों में भी सबसे पहले ये एफटी ने काम किया है, फिरोज तुगलक ने। बलबन की सार्वभौमिकता और राजकीय नीति को जानने का स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? बलबन की सार्वभौमिक और राजकीय नीति को जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो है बर्नी। बर्नी ने ही वर्णन किया है तारीख फिरोज शाही में। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का वर्णन है किसमें? तारीख फिरोज शाही में, जो बर्नी की रचना है। रतन नाम का हिंदू किसके साथ दरबार में रहता था? एक राजस्व अधिकारी था। इसके अलावा सिंध का सूबेदार भी था। ये था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, तभी उसके दरबार में इस तरह के हिंदू लोग या हिंदू प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। देखो, तैमूर लंग का भारत आक्रमण 1398, अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण 1296, तुगरिल खां का विद्रोह 1279-80 और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347। तो क्रम से लगा लीजिए आप। पहले 3 होगा, तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा। 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद, ठीक है, यही होगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या है वो कथन? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। बिल्कुल था। ठीक है। कारण, उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। ठीक है। 2 हैं इसमें कि पहला, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए था। बिल्कुल, उसने दक्षिणी राज्य का विलय नहीं किया। उसका सिर्फ उद्देश्य क्या था? तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये दोनों सही हो गया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस मुस्लिम शासक ने लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लिया था? महत्वपूर्ण सवाल है 146। तो किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। किस शासक ने लूट का प्राप्त धन, लूट का माल, यानी जिसको कहा जाता है खुम्स कहा जाता है, तो खुम्स का 80% जो है वो राज्य कर के रूप में किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि बाद में आप पढ़ोगे फिरोज तुगलक ने इसको ऐसे बांटा था। फिरोज तुगलक ने, एफटी ने, इसको 80 और 20% करके करा था कि युद्ध में जो लूटा हुआ माल होगा वो 20% तो राजा को दिया जाएगा और 80% सैनिकों के पास ही रहेगा। लेकिन इसका उल्टा जो है 80% यानी 80% राजा के पास आएगा। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था लागू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? विजारत यानी वजीर पद का सर्वाधिक विकास हुआ है तुगलक काल में। और सबसे पहले, ठीक है, तुगलक काल में ही वजीर का प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ। विजारत कहा जाता है इसी को, तो ये तुगलक काल होगा इसका सही आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी का उपाधि धारण की थी? द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो द्वितीय सिकंदर सानी किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था स्वयं को। वह कौन सा शासक है जिसने एक सैन्य निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया था? तो ऐसी देखो, घूसखोरी प्रथा कहां थी? बताया आपको, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के समय घूसखोरी बहुत चरम पर थी। कृषक वर्ग में कोई महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। यह वर्णन किसने किया है? ये शम्स सिराज अफीफ, जो फिरोज तुगलक के दरबार में रहता है, वो कहता है कि फिरोज तुगलक का साम्राज्य इतना संपन्न है कि कोई भी कृषक वर्ग की कोई महिला भी
उसके गलों में भी आभूषण होते थे, यानी राज्य संपन्न था, कहने का मतलब है। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में इतने ही सवालों पर चर्चा होगी। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, जिसमें मध्यकालीन इतिहास से के संदर्भ में बहुत सारे और सवालों पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ अन्य विषयों जैसे उत्तराखंड, हिंदी और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इन विषयों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज भी जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। जल्दी ही उनके संबंध में भी वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।